कैलास कैलास चंद्र मुचंद्र मणींद्र मणींद्र मारी जळाळी जळाळी कारुण्य कारुण्य सिंधु कहारी जवीन शवीन शंभोण तारी। भारत के 4 धामों में से केदारनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। यहाँ बस अथवा टैक्सी के माध्यम से हमें गौरीकुंड तक पहुँचना होता है। इससे पहले व्लॉग में हम लोगों ने हरिद्वार एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हरिद्वार में स्टे करने के बाद हम लोगों ने गौरीकुंड जाने के लिए एक ट्रैवलर बुक किया था। हमारा जो केदारनाथ का प्लानिंग था उसी टाइम हम लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट से हरिद्वार में ट्रैवलर बुक किया था। केदारनाथ जाने के लिए हम लोगों को यात्रा रजिस्टर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दिन में करीब 13,000 तक ही लोग आ जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को यात्रा करने से पहले ही 1-2 महीना पहले जब हमारा प्लान होता है तब एक यात्रा रजिस्ट्रेशन करना होता है। हमने हमारे पुराने कॉन्टैक्ट से हरिद्वार में गंगोत्री ट्रैवलर करके एक ट्रैवलर बस बुक की थी। उसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके ये ट्रैवलर बस बुक कर सकते हैं। ये ट्रैवलर बस आपको करीब 15-16 जन को आराम से गौरीकुंड तक छोड़ देती है। अगर अब 15-16 जन है तो आपको ये ट्रैवलर बस बुक करना मुनाफिक रहेगा, क्योंकि हम लोगों का केदारनाथ, तुंगनाथ और इधर आसपास में जो रास्ते में जो स्पॉट लगते हैं वो सब एक्सप्लोर करने का था। इसलिए हम लोगों ने 40,000 में 3 दिन के लिए एक ट्रैवलर बुक किया था। हरिद्वार में सुबह चाय नाश्ता और उसके साथ गप्पे टप्पे लड़ाते हुए हम लोगों ने गौरीकुंड तक का सफर स्टार्ट किया। इथे आमच्या मित्रांचं चेन्नईवर डिस्कशन झालंय, चालू कंटिन्यू गाइस कंटिन्यू। चेन्नई जिंकली आहे, मी खूप खुश आहे। फक्त धोनी 0 आउट झाला त्याच्यामुळे जरा थोडं दुःख आहे, बाकी दुसरा काही नाही। पण जिंकलो आम्ही चेन्नई। राणीने एवढी जिंकून दिली त्याला नाही ट्रॉफी घ्यायला। त्यांनी किती रन मारले तो 1 मारला त्याला ट्रॉफी घ्यायला काय संबंध? कसोटी प्लेयर होता त्याला तुम्ही कसोटी प्लेयर बोलता, आम्ही बनवला टी20 खेळलेला जानी। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको हरिद्वार में प्राइवेट बसेस या प्राइवेट टैक्सी मिलती है। वो आपको करीब 500 तो 1,000 रुपया तक किराए में सोनप्रयाग छोड़ देती है। इसके अलावा हरिद्वार में रेंट पे बाइक भी मिलती है। उसका रेंट करीब 1,000 to 1,200 रुपया पर डे के हिसाब से रहता है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको गौरीकुंड पहुंचना होता है। सोनप्रयाग से करीब 2 या 3 किलोमीटर तक गौरीकुंड है और गौरीकुंड से ही केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ के लोकल्स की प्राइवेट टैक्सी सेवा उपलब्ध है। वो आपको पर पर्सन 50 रुपीज में गौरीकुंड तक छोड़ देती है। हरिद्वार से करीब 7:30 बजे हम लोगों ने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया। हिमालय के अद्भुत नज़ारे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बीच में बहुत सारे तीर्थ स्थल भी है। उसमें से एक देवप्रयाग में हम लोग कुछ देर रुके। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी एवं बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और इसी संगम को आगे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यह स्थान पंचप्रयाग स्थानों में से एक भी है। देवप्रयाग से आगे ट्रैवल करते हुए गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक धारी देवी माता का हिंदू टेम्पल है। यहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है और ये स्थान के बारे में बहुत सारी कथा है। इसके लिए मैं अपने चैनल पे दूसरा व्लॉग दिखाऊंगा, उसमें आपको यह स्थान के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग करीब 230 किलोमीटर है। हम लोगों ने जो सुबह के 7:30 बजे ट्रैवलिंग स्टार्ट किया था वो हम लोग 9:30 बजे तक सोनप्रयाग पहुंचे थे, क्योंकि ये सिंगल लाइन रोड होने की वजह से जहाँ पे घाट रास्ता है वहाँ पे ट्रैफिक या एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक लगता है और हमारा टाइम वहीं पे ज़्यादा स्पेंड होता है। तो आप ये प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें दिमाग में पकड़ के ही आपको प्लान बनाना है। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद वहाँ की लोकल्स की टैक्सी पकड़ के हम लोग रात के 10:30 बजे तक गौरीकुंड पहुंचे। गौरीकुंड में रात होने की वजह से हम लोग को रूम मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, पर लकीली हम लोगों को एक रूम अवेलेबल हुआ। उसके चार्जेस पर पर्सन 800 रुपीज़ थे। एक ही रूम अवेलेबल होने की वजह से हम 16 जन को एक ही रूम में रात निकालनी पड़ी। आप सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। रूम ओनर से बार्गेनिंग करने के बाद उसने हम लोगों को पूरे नाइट का लमसम 8,000 किराया ले लिया। रहने के लिए आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। यहाँ रूम के चार्जेस 1,000 रुपये तक आपको रूम इजीली मिल जाएगा। मई जून सीजन में यहाँ के रेट थोड़े हाई होते हैं। ये सब आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड है।
ऐसी सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये प्लान बनाना है। गौरीकुंड में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह के 5:30 बजे हम लोग केदारनाथ के ट्रेक स्टार्ट करने के लिए निकल पड़े। गौरीकुंड का संबंध शिव की पत्नी पार्वती से है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू लोककथाओं के अनुसार गौरी ने शिव का स्नेह प्राप्त करने के लिए यहीं पे तपस्या की थी और यही पवित्र गौरीकुंड में स्नान करके हम लोगों ने केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट किया और गौरीकुंड से ही केदारनाथ जाने के लिए पैदल जो ट्रेकिंग का मार्ग है वो यहीं से चालू होता है। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको जो आपका भारी वाला सामान है वो आपको गौरीकुंड में रूम में ही छोड़ के जाना है। वहाँ पे आपको अगर रूम में नहीं अवेलेबल है तो वहाँ पे लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है और उसका किराया कम से कम 100 रुपीज़ तक है, क्योंकि ऊपर जाने के लिए आपको खड़ी चढ़ाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास जितना कम से कम सामान हो तो आपको ट्रैक करना ईजी पड़ेगा। हम लोगों ने हमारा पूरा सामान जो रूम बुक किया था उसी में रख के हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया। गौरीकुंड से 300-400 मीटर आगे बढ़ते हुए आपको पहला घोड़ा पड़ाव मिलेगा। यहीं पे आपको घोड़े या खच्चर रेंट पे मिलते हैं। अगर आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है तभी आप चल के ट्रैक कीजिए, अन्यथा ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर आपको थकावट महसूस होती है, अगर आप बीच में घोड़ा लेने जाते हैं तो उसका किराया जो नीचे घोड़े पड़ाव में जो किराया है वही किराए में आपको ऊपर भी मिलता है। तो इससे बेटर वे आप घोड़े पड़ाव में ही घोड़ा लीजिए। इधर घोड़े का किराया कम से कम 2000 से 3000 के बीच में रहता है। इसको आपके सीजन के ऊपर डिपेंड है और आप कितना बार्गेनिंग करते हैं इसके ऊपर आपका जो घोड़े का चार्जेस है वो डिसाइड करता है। गौरीकुंड से केदारनाथ जी के मंदिर के लिए 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। उसमें कई पॉइंट्स पड़ते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट्स है वो जंगल चट्टी है और खाने पीने के लिए यह सबसे रिजनेबल पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये खाने पीने की चीज़ों का रेट आगे आगे बढ़ जाता है। और उसके 1 किलोमीटर बाद भीमबली आता है और भीमबली से आगे मिलता है रामबाड़ा। भीमबली से ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जहाँ से खच्चर जाते हैं और दूसरा पैदल मार्ग है। बीच बीच में आपको टॉयलेट्स, कैमरा, वाईफाई, हॉस्पिटल इत्यादि की सुविधा मिल सकती है। ये है रामबाड़ा। जब 2013 में बाढ़ आई थी तब सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पे हुआ था। पहले ये रामबाड़ा कुछ हरा भरा था, यहाँ पे बहुत सारे घर, बहुत सारे लोगों के मकान थे और जो रास्ता था वो टाइम में बाढ़ में बह गया था। तब ये ट्रैक 16 किलोमीटर का हुआ करता था, पर बाढ़ की वजह से जो रास्ता बह गया है उसकी वजह से दूसरा रास्ता बनाना पड़ा और तब से ये ट्रैक करीब करीब 20 किलोमीटर के आगे का हुआ है। विवेक लुका रे बघ ना थकलाय का नाही नाही पॉझिटिव्ह 10 किलोमीटर अजून चालेल 10 किलोमीटर। रामबाड़ा के बाद केदारनाथ की असली चढ़ाई स्टार्ट होती है। अगर आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते तो आप खच्चर या घोड़े से जा सकते हैं। उसके चार्जेस 2000 और 3000 के बीच में है होते। ये सब सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पिट्टू से भी आप जा सकते हैं, उसके चार्जेस 4000 to 12000 तक होते हैं। हम लोगों ने केदारनाथ का प्लान मई एंड या और जून का पहला वीक ऐसा पकड़ के स्टार्ट किया था, क्योंकि केदारनाथ का मंदिर अक्षय तृतीया होने के बाद ही खुलता है। इसलिए स्टार्टिंग में सीजन में थोड़ा गर्दी होने की वजह से हम लोगों ने मई एंड का प्लान बनाया और उस टाइम यहाँ पे मौसम एकदम ख़राब था। यहाँ पे लिटरली जो बर्फ़ की गोलाबारी हो रही थी और हम लोगों की हालत एकदम ख़राब हो रही थी। हमारे कुछ मेंबर्स ने बीच में ही घोड़ा लेके आगे का ट्रैक स्टार्ट किया और हम लोग जो 8 जन बचे थे उन्होंने पैदल ट्रैक ही कंटिन्यू किया। वीडियो में आप देख सकते हैं
कैसे ये बर्फ़ के गोले यहाँ पे जो बारिश हुआ था इसकी वजह से यहाँ पे पूरा बर्फ़ जम गया था। और ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग लाइफ में पहली बार ले रहे थे, इसलिए हमारी थोड़ी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। पर बीच बीच में हम लोग मोटिवेट हो रहे थे और केदारनाथ बाबा की जयघोष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया था। इसमें हम लोगों ने रामबाड़ा को करीब करीब 3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। यदि आपको पैदल, पिट्टू या खच्चर में जाने में कुछ असुविधा है तो आप पालकी भी हायर कर सकते हैं। इसमें 4 लोग आपको डोली में बिठा के ले जाते हैं। इसके चार्जेस 8,000 से 15,000 के बीच में रहते हैं। करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने खाने के लिए एक हॉल्ट लिया। वहाँ पे एक स्टॉल में हम लोगों ने थोड़ी स्पाइसी मैगी बनाने के लिए वो स्टॉल वाले को कहा और उसने एकदम स्पाइसी मैगी बना दी। हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। पर अगर आप उत्तराखंड नॉर्थ साइड जाते हैं तो यहाँ पे खाने में थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों ने स्टॉल वाले को थोड़ा स्पाइसी ही बनाने के लिए कहा था। यहाँ पे खाने में पराठे ज़्यादा फेमस है और इसके अलावा यहाँ पे दाल राइस भी आपको मिलता है। बीच बीच में भजिया के स्टॉल्स भी है, आप वो भी खा सकते हैं। टेस्ट तो अच्छे है, मेरे को तो स्पाइसी पसंद है। केदारनाथ के मंदिर तक जाने के लिए आपको जो चौथा ऑप्शन है वो है हेलीकॉप्टर सेवा। पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको 2-3 महीना पहले ही बुक करना पड़ता है, क्योंकि सीट जल्दी ही फुल हो जाते हैं और आप जितना लेट बुक करोगे उसके चार्जेस उतना ही बढ़ जाते हैं। यह चार्जेस आपको गुप्त काशी, फाटा, शेरसी, आप कौन से स्थान से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ये चार्जेस करीब करीब 8,000 से 15,000 के बीच में रहते हैं और इसकी बुकिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये है पिट्टू वाला आदमी। उसके पीठ पे जो पिट्टू है उसमें आदमी बैठ के वो आपको ऊपर ले जाता है। ये कड़ी मेहनत का काम है, इसलिए उसके चार्जेस भी करीब करीब 4,000 से 10-12,000 तक होते हैं। वो सब आपके वेट के ऊपर डिपेंड है। घोड़े या खच्चर में जाने के लिए हम लोगों को मजा लगता है, पर ये खच्चरों की क्या हालत होती रहेगी आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे बीच बीच में अनेक खच्चर आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। लगभग 7.5 किलोमीटर की ट्रैक अभी बची हुई है और नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के रास्ते बहुत ही मड़ी होते हैं क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ हल्की हल्की बारिश होती ही रहती है। आप ऑब्जर्व करेंगे रामबाड़ा के बाद आप अगर किसी भी मौसम में आए तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आपको देखने ही मिलेगी और यहाँ पे जो ग्लेशियर रहते हैं वो पिघलते रहते हैं, लेकिन यहीं से आपको केदारनाथ की असली खूबसूरती की अनुभूति होती है। लगभग 2-2:30 बजे तक हम लोग GMVN के बेस कैंप में पहुँच गए। वहाँ पे नंदी कॉम्प्लेक्स, स्वर्गरोहिणी कॉम्प्लेक्स और सुमेरु ऐसे 3 कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा यहाँ पे लोकल्स के बहुत सारे टेंट्स भी आपको रहने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर टेंट में आपको लाइट, चार्जिंग पोर्ट मिलता है और सोने के लिए गद्दी, तकिया, कंबल और स्लीपिंग बैग मिलते हैं, क्योंकि रात में यहाँ पर कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। उस टाइम में आपको कंबल और स्लीपिंग बैग बहुत यूज़फुल होती है। यहाँ पर जो टेंट्स है उसके रेट लगभग 500 से 1,000 रुपये तक रहते हैं और सीज़न में इसके रेट 1,000 से 1,200 रुपये तक होते हैं। इसके अलावा बाहर भी आपको बहुत सारे टेंट्स या रूम्स अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी के रूम आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और उसके रेट्स भी अलग अलग होते हैं और वो सभी आपके बार्गेनिंग स्किल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कभी कभी ये लोग आपको ज़्यादा रेट भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको GMVN साइड पे भी रूम मिल सकते हैं। इसमें नंदी कॉम्प्लेक्स, स्वर्गरोहिणी कॉम्प्लेक्स और सुमेरी कॉम्प्लेक्स में आपको टेंट्स या रूम अवेलेबल हो सकते हैं।
इसमें से स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स में आपको अच्छे रूम मिल सकते हैं और टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे आपको कॉमन ही यूज़ करना पड़ता है। यहाँ की हसीन वादियों को देखते हुए लगता नहीं है कि मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आगे पीछे सभी जगह पे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ आपको दिखाई देगी और इतनी सुंदर लग रही है कि मानो हम लोग स्वर्ग में चल रहे हैं। और वही कहते हैं ना, हमारे भगवान महादेव भी स्वर्ग में ही बसते हैं। यहाँ का एरिया में आपको अद्भुत औसम जो भी बड़े बड़े वाले वर्ड्स है वो सभी यहाँ पे लागू होते हैं। और धीरे धीरे इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को टेस्ट लेते हुए हम लोग केदारनाथ बाबा जी के मंदिर तक पहुँच ही गए। और जो हमारा सपना था कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का, वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि वो वक्त आ ही गया जब हम लोग पहुँच गए बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के करीब। और आपको दर्शन करना है तो शाम का टाइम में भीड़ बहुत कम रहती है, इसलिए आप बेस्ट वे शाम को ही केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। केदारनाथ मंदिर के कपाट रोजाना प्रातःकाल सुबह 7 बजे खुलते हैं। सुबह शिवलिंग का स्नान करके घी से अभिषेक किया जाता है और फिर दिया और मंत्र जाप के साथ आरती होती है। तीर्थयात्री आरती में शामिल होते हैं और दर्शन करके सुबह गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर 1 से 2 बजे तक एक विशेष पूजा होती है, जिसके बाद मंदिर के पट विश्राम के लिए बंद हो जाते हैं। शाम के 5 बजे मंदिर के कपाट फिर एक बार दर्शन के लिए खुल जाते हैं। बाद में शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक एक विशेष आरती होती है, जिसके दौरान भगवान शिव की 5 मुखी प्रतिमा का विविध श्रृंगार किया जाता है। भक्तगण केवल दूर से ही इसका दर्शन ले सकते हैं। रात्रि 8:30 बजे के बाद मंदिर के कपाट दर्शन के लिए फिर से बंद किए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मानित होने के लिए 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण मंदिर अप्रैल से नवंबर मास के मध्य में ही खुला रहता है। पत्थरों से बनी इस क्युत्थिरी शैली के बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे के साइड में एक भव्य भीमशिला है और कहा जाता है कि जब 2013 में यहाँ पर जो महाप्रलय आया था, वही भीमशिला ने ये केदारनाथ मंदिर का रक्षण किया था। इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना। मंदिर के अंदर शिवजी का भव्य शिवलिंग आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अंदर अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनकी मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। लोगों ने गौरीकुंड से सुबह के लगभग 6-6:30 बजे ट्रेक स्टार्ट किया था और हम लोग 2:30-3 बजे तक केदारनाथ मंदिर के परिसर में पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों ने जो रूम रेंट पे लिए थे उसके डिटेल्स में और कॉन्टैक्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके पहले एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। 3 बजे से 4:30 बजे तक हम लोगों ने टेंट में आराम कर लिया। उसके बाद में 5 बजे हम लोग निकल पड़े केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। बेस कैंप से मंदिर लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंतर पर बसा हुआ है। शाम के टाइम में दर्शन के लिए भीड़ बहुत ही कम रहती है, इसलिए हमारे दर्शन भी इजीली लगभग 15 मिनट में भी हो गए।
उसके बाद में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ हो केदारनाथ बाबा की आरती में शामिल होने का। ऊपर से होने वाली हल्की हल्की स्नोफॉल और बाबा केदारनाथ की आरती, ये नज़ारा देखते ही बनता था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही हम लोग स्वर्ग में ही खड़े हैं। बाबा केदारनाथ की मंगलमय आरती और दर्शन के बाद हम लोग फिर से 9 बजे के आसपास बेस कैंप में पहुंच गए। बेस कैंप में हम लोगों ने रात भर स्टे कर लिया और अगले दिन फिर से केदारनाथ बाबा के मंदिर के परिसर में पहुंच गए। मंदिर के बारे में जो भी पौराणिक कथा है, मंदिर का महत्व और उसकी रचना, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूंगा। आप वो ब्लॉग भी जरूर देख लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं बाबा केदारनाथ के नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।